हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है तो ये टॉपिक उनके लिए काफी इजी हो जाता है, लेकिन वो लोग जो स्कूलिंग के बाद से मैथमेटिक्स को नहीं पढ़े हैं तो ये टॉपिक उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर बीपीएससी के पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए तो इस टॉपिक से बीपीएससी हर साल एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ही लेता है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में मैं लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाव, ट्रिक एंड टेक्निक्स अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जिससे कि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद जब भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़े हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया और इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट है उसका प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज के जरिए हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इसका पहले प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। देखिए, ये एनपीआर जो लिखा हुआ है ये परमुटेशन का इंडिकेशन है। एन से जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, आर भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, पी जो है वो परमुटेशन कहा जाता है, और जो एन की जो वैल्यू होती है वो आर से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे इंडिकेशन को हम लोग परमुटेशन कहते हैं। ये परमुटेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और परमुटेशन का जो फॉर्मूला जो होता है कैलकुलेशन के लिए वो फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि एन माइनस आर, यानी कि ये फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये उसका फॉर्मूला होता है किसका, परमुटेशन का। हालांकि एग्जाम में परमुटेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग परमुटेशन के वैल्यू होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी तो बीपीएससी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, और ये कॉम्बिनेशन के ही जैसा है, बल्कि कॉम्बिनेशन से बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जो फॉर्मूले में एक आर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसको हम ज्यादा देखेंगे नहीं। हम लोग कॉम्बिनेशन को देखते हैं, जो कि हम लोगों को एग्जाम में देखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे एन क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक। उसके बाद आर क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और सी फॉर कॉम्बिनेशन, और पूरे जो सिस्टम है यही कहलाता है, क्या, कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इसमें भी एन की वैल्यू होगी वो हमेशा आर से बड़ी होगी, यानी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ की वैल्यू से या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी, कभी छोटी नहीं होगी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर मल्टीप्लाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका यही है, फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल एन माइनस आर, उसके बाद से फिर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल आर। और जो ये एल जो होता है इसी को फैक्टोरियल कहते हैं हम लोग। जो ये जो एल है, यहाँ पर भी एल है, ये जो एल है, तो ये फैक्टोरियल कहा जाता है इस एल को। और फैक्टोरियल को या तो ऐसे भी कहा जाता है या ऐसे करके ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों में लिखा जाता है फैक्टोरियल। ये बेसिक था, इसको जानना जरूरी था, जो कि हम लोगों ने देख लिया। हालांकि हम लोग इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सारे फॉर्मूले को टेक्निक और ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। कैसे, वो अभी आगे देखेंगे। अब इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू हो डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, इसलिए ताकि एग्जाम में हम लोग का टाइम का कंजप्शन ज्यादा नहीं होगा। तुरंत देखेंगे, इस फॉर्मेट में अगर है तो तुरंत वैल्यू इसका पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो वो चार फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अगर फैक्टोरियल एन सी 1 लिखा हुआ और यहाँ पे 1 लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी NC1 की जो आंसर होगा वो n होगा। एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं, 5C1 लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया 1, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। अगर NCn-1 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, n होगा, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ होगी तो r की वैल्यू जो होगी वो n की वैल्यू से एक कम होगी अगर, तो उसका आंसर जो होगा वो n हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे 5C4, तो 4 क्या है, 5 से एक कम है ना। तो 5 से एक कम होने की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू होगा, चाहे 5 हो, 6 हो, 3 हो, 4 हो, बस डिफरेंस इतना रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो ऊपर की वैल्यू से एक कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर जैसे लिखा हुआ C65 लिखा हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तीसरा जो है NC0 है। NC0 में अगर यहाँ पे 0 है, भले यहाँ पर कुछ भी हो, PQRST N1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर यहाँ पे R की वैल्यू 0 है तो हर हाल में आंसर हम लोग को 1 आएगा, बस ये माइंड में रखना है।
एग्जाम्पल के जैसे 4C1, तो यहाँ पर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 आ गया तो इसका मतलब आंसर 1 हो जाएगा। अब NCN, n यहाँ भी n, अगर दोनों n है यानी r की वैल्यू जो n है यानी दोनों n है तो भी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा हर हाल में। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम लोग 3C3 है ना, तो यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 दोनों इक्वल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चारों का चारों हम लोग को याद रखना है, माइंड में सेट करना। आगे बता देंगे इसको याद रखने का तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, याद भी नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी, बस समझ जाएंगे आगे तो को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और दूसरा जो मैंने इससे पीछे फॉर्मूला बताया है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम लोग इस सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये सारा का सारा वैल्यू इसी फॉर्मूले पे, जैसे यहाँ पर मान ली 5 लिखा हुआ, यहाँ पर जैसे मान ली यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो अप्लाई करके निकल जाएगा। तो जैसे मान ली 5C0, तो अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ तो हम लोग को वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है इसमें कि 0 कभी भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नहीं होता, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आंसर कभी 0 नहीं होगा, और फैक्टोरियल 0 होगा तो वो हमेशा 1 होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब जैसे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, वो अभी इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ ना, फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ, तो फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको फैक्टोरियल को हटाना है और इसका आंसर क्या होगा, वो तरीका क्या होता है। अगर यहाँ 3 से स्टार्ट है तो 3 से स्टार्ट करेंगे और 1 घटाते हुए मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो आंसर क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई के बाद। अगर 4 लिखा हुआ तो 4 लिखा हुआ तो 4 लिखा, 4 के बाद 1 कम 3, फिर 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1 है ना, अप टू 1 तक जाना है और उसके बाद से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाएगा वो लिख देना है। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 लिखा, 5 से स्टार्ट करेंगे, 4 पे आएंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे 3 पे, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1 हो गया और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत ईजी। अगर मान ली लिखा हुआ फैक्टोरियल 6 तो कैसे लिखेंगे, तो 6, 6 के बाद 1 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाएगा वो हम लोग लिख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फैक्टोरियल के वैल्यू कैसे निकालना है। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज है पूरा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आंसर जो इसी पे बेस्ड होगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये सब का वैल्यू हम लोगों ने देख लिया कैसे कैलकुलेट करें, तो फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 है, तो फिर n क्या हो जाएगा। आंसर इसका यहीं से छुपा हुआ है, जो हम लोग कैलकुलेट जो कर रहे हैं इसका आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर सपोज मुझे सिर्फ n बाहर निकालना, तो फैक्टोरियल से n अगर बाहर निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, n में 1 कम हो जाएगा तो n-1 हो जाएगा। इसी को फिर और आगे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है तो n लिखेंगे, n-1 बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद कितना बचा, n-2 आ जाएगा। यही फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ पे जो फॉर्मेट चल रहा है यही फॉर्मेट चल रहा है, कोई नया फॉर्मेट नहीं चल रहा। फर्क इतना कि वैल्यू n दिया हुआ, अगर इसी को और आगे फॉरवर्ड करना है, अगर इसी को और आगे लिखना है तो n लिखेंगे, फिर n-1 लिखेंगे, यहाँ से फिर n-2 बाहर निकाल लेंगे, इस बार क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल n-3 बच जाएगा। ऐसे ही ये सो ऑन चलता जाएगा। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो देख लेते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने इसके पीछे कहा है वो क्या है। अगर 4C0 लिखा हुआ है यहाँ पर 0, तो 0 इसका मतलब हर हाल में 1 होगा। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 4C0 है ना, तो यहाँ से 20 से डिवाइड कर दिया, अब क्या हुआ, 4/0 हो गया। 4/0 का जो वैल्यू होगा, अगर कोई भी चीज को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या आता है, इन्फिनाइट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि कभी भी कोई वैल्यू या तो इन्फिनाइट या 0 नहीं होगा। तो अगर 4/0 होगा तो हर हाल में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये माइंड में सेट करना, इसलिए NC0 होने के बावजूद भी यहाँ वैल्यू जो है वो 1 आंसर है। 3/3 कर दिया तो 3/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो n/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। उसी तरह 5C1 है तो 5/1 कर दिया तो 5/1 की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। n/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n हो जाएगी। उसी तरह 5/4 है तो 5/4 में याद रख लेना है कि यहाँ 1 कम है ना, तो उसका जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो वैल्यू यहाँ हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने चारों को समझ लिया, हम लोग माइंड में भी सेट कर लिया कि कोई भी अगर दिया रहेगा किसी भी फॉर्मेट में, जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, अगर दिया हुआ 10C0 है ना, तो 10C0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोगों को घबराना नहीं है, तो क्या करेंगे, बस यहाँ डिवाइड करेंगे। जैसे 10/0 हो गया, इसको ऐसे समझ लेंगे 10/0, तो कभी भी 10/0 इन्फिनाइट या 0 नहीं होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो क्या होगा, हमेशा 1 हो जाएगा। अगर जैसे दे दिया 10/C10 तो यहाँ दिख गया 10/10 आ गया, 20 से कर दिया 10/10, तो इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गया।
है ना। अगर जैसे दे दिया 12C1 दे दिया, ठीक है, तो 12C1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 20 से डिवाइड कर देते हैं तो 12/1 होगी, इसका मतलब 12। तो बस ये कॉन्सेप्ट जो यहीं तक चलेगा, उसके आगे अगर 1 के बदले 2 आ जाएगा तब उसके बाद से थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 6C2 है ना, 6C2 यहाँ पे दिया हुआ, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 6C2 को दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसको अप्लाई करेंगे। तो दोनों में जो इजी लगेगा जिसको वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा, तो फॉर्मूले पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फिर भी मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूले से कैसे को वैल्यू निकाला जाता है। सारा वैल्यू इसी से निकलता है, चाहे 4C0 3C1 हो, 5C1 हो, 5C4 हो, सारा वैल्यू फॉर्मूले से ही आता है। लेकिन मैंने टेक्निक यूज किया यहाँ पे समझने के लिए, ताकि हम लोग का टाइम का जो कंजप्शन हो वो कम हो कंजप्शन। 6C2 है तो इसको अगर फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो कैसे होगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, है ना, ये फॉर्मूले पे हो गया। फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ये हो गया। तो फैक्टोरियल 6 को 6 लिखा, ठीक है। उसके बाद 6 माइनस 2 क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4, ये क्या हुआ, फैक्टोरियल 2 का 2 रह गया। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखें, यहाँ पे कितना 4 है ना, तो 4 घर तक ले जाएंगे, 4 टर्म्स तक ले जाते हैं। तो कैसे 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद क्या बचेगा हम लोगों के पास, फैक्टोरियल 4 बचेगा। तो यहाँ लिख लिया फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2, तो ये 4 4 कैंसिल, ठीक है, बचा क्या 30 बटे, है ना, फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 1, तो हो गया आप क्या 15। तो इसका मतलब इसका वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं करेंगे, ये मैंने समझने के लिए बताया। जिसको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो इसके लिए है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके सारा वैल्यू निकाल सकता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक या टेक्निक में कैसे अप्लाई करेंगे इसको को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2 है ना, यहाँ पर जो रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। कैसे, तो यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 6, स्टार्ट किया 6 ऊपर तो 6 से स्टार्ट किया, उसके बाद 5 लिखा, है ना। तो 2 है तो 2 ही टर्म लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड कर दिया 2 गुना 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 30/2 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया हम लोग का 15 आ गया। जैसे नेक्स्ट एक और देख लेते, 5C3 है ना, तो 5C3 तो यहाँ कितना 3 है, तो 5 को घटते हुए 3 बार लिखना है, 5 गुना 4 गुना 3 लिख लिया, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद 3 है तो 3 को लास्ट 1 तक लिखना है, लिख लिया। तो ये 3 कैंसिल 3 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 10 आ गया। उसी तरह से अगर 7C5 लेके चलते हैं तो 7C5 में कितना है 5 है, तो 7 को 5 बार घटते हुए लिखना है, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 हो गया 1 2 3 4 5, तो ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद डिवाइड 5 है तो 5 को फिर घटते हुए 1 तक जाना, 5 4 3 2, है ना, उसके बाद 1। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होकर जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। अगर 5C2 लिखा हुआ तो 5C2 में कितना, यहाँ 2 है तो 5 को घटते हुए 2 बार लिखना, तो 5 गुना 4 2 बार हो गया। उसके बाद से फिर नीचे 2 है तो 2 को घटते हुए कहाँ तक जाना, 1 तक जाना, हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया, सिंपल सा है। उसके बाद से फिर 6C3 लिखा हुआ है ना, तो 6 है तो 6 को कितना बार लिखना घटते हुए 3 बार तक में, तो 6 गुना 5 गुना 4 3 बार हो गया, और डिवाइड 3 को घटते हुए कहाँ तक जाना, 1 तक जाना, 2 गुना 1 हो गया। अब कैंसिल आउट करते 3 दूनी 6 कट गया, तो बचा कितना 5 चौके 20 आ गया आंसर इसका। उसी तरह 9C8 है तो 9C8 कहाँ तक जाना, 8 टाइम तक जाना है, मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक जाना, 8 टाइम तक जो भी घटते हुए आ जाए, चाहे 2 या 1 तक आ जाए, उसका डिवाइड फिर 8 को 1 तक जाना, ठीक है, तो 9C8 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा जाएंगे क्यों हम लोग, जैसे 9 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4, है ना, फिर 3 फिर कितना 2, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जाएगा। और उसके बाद 8 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए 7 फिर 6, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना 1 तक। इतना लंबा चौड़ा हम लोग क्यों करेंगे, है ना। तो हम लोग को NC8 का प्रॉपर्टीज पता है, क्या प्रॉपर्टीज पता है, यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टीज NC8 का प्रॉपर्टीज पता है। अगर यहाँ की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ की वैल्यू से 1 कम होगी तो यहाँ पर जो वैल्यू है n की वही आंसर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर 9 आ जाएगा। इतना हम लोग क्यों जाएंगे, तो इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग करके एग्जाम में सॉल्व करना है, यही सबसे शॉर्टेस्ट टेक्निक और ट्रिक है। इससे शॉर्टेस्ट टेक्निक्स तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर सीरीज में इस तरह से सीरीज में दिया हुआ तो पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 दी पावर n हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 दी पावर n हो जाएगी, इस पूरे सीरीज की जो वैल्यू होगी 2 दी पावर n हो जाएगी। अगर ये सीरीज दिया हुआ क्या NC1 से स्टार्ट किया है और NCN तक दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये सीरीज की वैल्यू दिया हुआ है तो तब यहाँ पे इसका
आंसर क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अगर ये वाला हम लोग को याद है, ये सीरीज का जो फॉर्मूला, इस सीरीज का जो फॉर्मूला हम लोग को याद है, तो ये वाला निकल जाए। क्यों? अगर और से देखें तो यहाँ से NC1 से लेके NC1 यही तो पूछ रहा है, यहाँ यही तो पूछ रहा है ना। तो यानी कि NC0 यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे NC0 नहीं है, तो NC0 का हम लोग जानते हैं वैल्यू क्या होगा, 1 होता है ना। और इसी 1 को उठा के अगर हम लोग इधर लेके आ जाएं तो क्या होगा, हम लोग का ये पूरा वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा टू द पावर n-1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना, ये आंसर आ जाएगा। इसलिए अगर ये याद है तो निकल जाएगा। तो यहाँ से ये छांटा, तो अब हो सकता है नेक्स्ट सीरीज में इसको छांटे तो क्या होगा, यानी NC2 से अगर स्टार्ट करें तो NC2 से अगर यहाँ स्टार्ट किया तो तब क्या होगा। तो अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये भी नहीं, ये वाला भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, NC1 की वैल्यू कितनी होगी, तो n होगी। तो यहाँ से इसको और इसको उठा के लेके आ जाएं इधर, तो क्या हो जाएगा, टू द पावर n-1 - n, यही तो वैल्यू हो जाएगा। तो अगर ये वाला सीरीज याद हो जाए हम लोगों को तो ये वाला दोनों ऑटोमेटिकली सीरीज हम लोगों को याद रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम में इस सीरीज के पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं तीनों को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से एक ही सीरीज पे आया, कौन सा सीरीज पे आया वो आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 सीरीज को मैंने अपने मन से, अपने से टेक्निक अप्लाई करके निकाला है। तो अगर एक सीरीज में क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, दूसरे सीरीज पे भी दे सकता है। अब इसके आगे का सीरीज नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके आगे सीरीज बनाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, चूंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। अगर NCX बराबर NCY है, इस तरह का क्वेश्चन में फॉर्मेट है, ठीक है, तब पूछेगा n की वैल्यू क्या होगी, यानी इस n की वैल्यू क्या होगी। अगर n की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी। एग्जाम्पल में अगर NC5 दिया हुआ, ठीक है, और NC7 दिया हुआ, तो पूछ लेगा कि n की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, 5 + 7 12 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 12। अगर क्वेश्चन में NCX बराबर NCY दिया हुआ है और पूछे कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तो भी बहुत इजी है। तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू बराबर है, जो कि एग्जाम में ऐसा ही देगा, तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू बराबर y हो जाएगी, यानी जो भी वैल्यू यहाँ दिया हुआ होगा वो वही हो जाएगा इसका, दोनों का आंसर। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे अगर NCR बराबर NC5 दिया हुआ है ना, NCR बराबर NC5, तो पूछ रहा R की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग R बराबर 7 कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा, R के बराबर 7 हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टीज हम लोग क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि 2NC3 = NC2 बराबर 44:3 दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो कह रहा है क्या n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत इजी से समझ सकते हैं कि n का जो मान होगा इसी चारों में से कोई एक होगा, है ना। या तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके 4:3 से जरिया n की वैल्यू निकाल लें, पहला ये, या नहीं तो दूसरा एक काम करते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करते हैं, और जिस वैल्यू से मेरा 44:3 यानी 44:3 मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट होगा, नहीं तो अगर वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वहां कम 4 मिनट 5 मिनट चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर 30 सेकंड से लेके 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 तो क्या होगा, 2 × 1 तो 2 हो गया, तो 2C3 का मतलब डिवाइड होता है, और n की वैल्यू 1 और C2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, n की वैल्यू पुट हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू जो n है तो वो क्या है, r से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि n की वैल्यू हमेशा या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो n की जो ये वैल्यू जो है ये छोटी, और यहाँ भी जो n की वैल्यू ये दोनों छोटी, इसका मतलब जो है कि आंसर हम लोगों का 1 नहीं होगा। अब b देख लेते हैं, n की वैल्यू b पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 C3 है ना। उसके बाद S2 का मतलब डिवाइड, यहाँ पे n की वैल्यू कितना 6 और C2। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया टेक्निक कैसे अप्लाई करना। क्या यहाँ पे कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 12 को घटते हुए 3 बार लिखना, तो 12 × 11 × 10 घटते हुए लिख लिया 3 बार। उसके बाद डिवाइड है ना, डिवाइड कितना 3, तो 3 को डिवाइड किया, 3 × 2 × 1 तक जाना है। उसके फिर लंबा वाला डिवाइड, यानी 6 C2 वाला डिवाइड, तो 6 को कितना लिखना 2 बार, 6 × 5, उसके बाद 2 × 1 हो गया। अब इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 × 11 × 10 है ना,
और डिवाइड कितना हुआ 3 गुना 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 1 डिवाइड 6 गुना 5। तो ये कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। अब ये कितना है 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 कट गया यहाँ से, है ना। अब क्या हुआ 5 दूनी 10, यहाँ से 2 कट गया। उसके बाद 2 तिया 6 कट गया। तो कितना मेरा आया 2 गुना 11 गुना 2 बटे 3। तो कितना हुआ 11 दूनी 22 दूनी 44 बटे 3। तो हम लोग का आंसर यहाँ आ गया ना 44 बटे 3। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन चूंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो 30 सेकंड से ये 1 मिनट का काम, उससे ज़्यादा नहीं, या उससे भी और शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, बस क्या है कि इसको वैल्यू चेंज कर दिया, 12:1 कर दिया। पीछे 44:3 था, यहाँ 12:1 कर दिया। तो फिर वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, इनके वैल्यू एक एक करके पुट करके देखते हैं। इनके वैल्यू अगर 6 तो हम लोग अभी देख चुके हैं, तो इनके वैल्यू 6 में तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि 44:3 होता है। इनके वैल्यू 5 रख के देखते हैं। इनके वैल्यू को 5 रखेंगे तो यहाँ पे इनके वैल्यू 5 रखा तो 5 दूनी 10 C3 है ना, डिवाइड 5 C2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 है, तो 10 को घटते हुए कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है। 10 9 8 हो गया 3 बार, डिवाइड 3 गुना 2 गुना 1 हो गया, 1 तक घटते हुए लिखना है। और 5C2 को कितना लिखना है 5 को घटते हुए 2 बार लिखना है, डिवाइड 2 गुना 1 हो गया। अब इसी को थोड़ा और कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं हम लोग, डिवाइड 3 गुना 2 है ना, और ये 2 गुना 1 ऊपर आ जाएगा, 2 गुना 1 ऊपर, डिवाइड 5 गुना 4। ये कैलकुलेशन का तरीका है। अब आते हैं 5 चौके 20 है ना, यहाँ 10, तो 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है। और ये 2 यहाँ 2 से कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 2 चौके 8 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया 12/1। तो 12/1 को लिख सकते हैं 12:1। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हम लोगों के लिए बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है कि 2 क्वेश्चन लगातार इसी बेस इसी सीरीज पर आया है, तो इसी तरह ऐसी संभावना है कि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी पीछे के पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, इसको भी मैंने सेट किया है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 और 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको दोनों बताना है, बिल्कुल पीछे की तरह एकदम एग्जैक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर से वही सेम पैटर्न पे होगा, ठीक है। इनके वैल्यू जो होगा यहाँ पे 4 3 और 5 नहीं होगा, ठीक है। तो इनका वैल्यू जो यहाँ पर जो होगा वो डी होगा, आंसर इसका डी होगा। तो कैसे होगा, इनके वैल्यू 2 बैठाते हैं, तो 2 दूनी 4 C3 डिवाइड, ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो 2C2। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर से हम लोग देख रहे हैं कि वही जो पीछे का जो फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला, जो इसका वैल्यू डायरेक्ट आंसर आएगा, तो 4C3 का क्या आंसर आएगा डायरेक्ट 4 आएगा, ठीक है। और 2C2 का क्या आ जाएगा डायरेक्ट 1 आएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया जो मैंने पीछे प्रॉपर्टीज बताया। तो आंसर क्या हो गया इसका 4:1 मिल गया हम लोग को, तो आंसर क्या हो गया डी हो गया। अब प्रॉपर्टीज पे फिर से आ गया, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो कह रहा है n के मान निकालें। तो यहाँ n यहाँ n, तो n का मान क्या हो जाएगा जानते हैं हम लोग, ये दोनों को जोड़ देंगे तो n का वैल्यू कितना होगा 2 + 5 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। आंसर इसका क्या आ गया 7। कितना इजी है। अब NCR बराबर NC5 दिया और पूछेगा R की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट यहाँ भी n है यहाँ भी n, इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू 5 हो जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद NC0 NC1 + NC n तक जा रहा है, ये एक सीरीज का फॉर्म है ना, कह रहा है कि बराबर 256 दिया हुआ। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या होगा, तो इसके पीछे का फॉर्मूला हम लोग ये देख चुके हैं। NC 0 से अगर स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, 1 है 2 है 3 ऐसे करके n तक जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2n हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि 2n हम लोग को कितना दिया हुआ 256 दिया हुआ, हम लोग मान सकते हैं 2n कितना दिया 256। तो अगर 2n 256 दिया हुआ है, इसको सॉल्व किस तरह से होगा, 2n लिखा और 2 पे पावर डायरेक्ट 8 करेंगे, 2 पावर 8 करेंगे 256 हो जाएगा। तो ये बेस और बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 आंसर। इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8। यानी कि अगर सीरीज में हम लोग बढ़ते जाएं, यानी कि यहाँ 8 पुट करें यहाँ 8 पुट करें, ऐसे करते 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 यहाँ 8 और यहाँ 8 पुट करें, तो हम लोगों को वैल्यू जो होगा 256 मिलेगा। फिर सीरीज पे है, इस बार क्या है वैल्यू 1 से स्टार्ट, इसके पीछे 0 से स्टार्ट था, अब 1 से स्टार्ट है, 1 2 से लेके कहाँ तक n तक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन को मैंने सेट किया, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है उसको मैंने सेट किया है, ठीक है। तो अब कितना दिया हुआ वैल्यू 255 दिया हुआ, तो कह रहा है n का मान क्या होगा, है ना। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है
कि अगर NC1 प्लस NC2 से लेके NCN दिया हुआ है तो इसका वैल्यू जो होगा 2 दी पावर n माइनस 1 होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 दी पावर n माइनस 1 बराबर कितना दिया हुआ, 255 दिया हुआ है ना। इतना का वैल्यू होता है कितना, 2 दी पावर n माइनस 1, तो बराबर यही चीज़ दिया हुआ 255 दिया हुआ, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब 2 दी पावर n है तो 2 दी पावर n 1 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 255 प्लस 1 256, फिर वही हो गया 2 दी पावर n और 256 में क्या लिख सकते हैं, 2 दी पावर 8 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। इस क्वेश्चन को मैंने खुद सेट किया है, तो NC2 इस बार स्टार्ट किया तो NC0 और NC1 को खा गया है ना। अब NC2 से स्टार्ट करता है और NCN तक जाता है और वैल्यू 247 दिया हुआ है तो n का मान क्या होगा, तो हम लोगों को जो पता होना चाहिए NC2 से अगर स्टार्ट कर रहा है NCN तक तो उसके फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर NC0 प्लस NC1 प्लस यहाँ से स्टार्ट होते जा रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। इस दोनों वैल्यू को उठा के लेके आ जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 247 माइनस 1 माइनस n। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 दी पावर n माइनस 1 माइनस n, यही फॉर्मूला हुआ है ना। और इतने फॉर्मूले का जो है वो वैल्यू दिया हुआ कितना, 247 दिया हुआ है ना, बराबर 247 दिया हुआ। अब 2 दी पावर n है ना माइनस n बराबर कितना, 248 हो गया। अब बराबर क्या करेंगे, 2 दी पावर n बराबर 248 प्लस n। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि n की वैल्यू जो है वो रैंडमली हम लोग कहाँ से लाएंगे। अब यहाँ से n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे है ना। तो हम लोगों को ऐसा देखना है कि n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो वो 2 के पावर के फॉर्म में बने है ना। 248 में से अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है, अगर 248 में 8 जोड़ेंगे तो 256 आ जाएगा है ना। 248 में अगर n की वैल्यू 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 256 आ रहा है। 256 का मतलब कितना, 2 से पावर 8 आ जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला लिया। और अगर n की वैल्यू 6 पुट करते हैं 248 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 254 होगा। 254 कभी 2 के फॉर्मेट में आएगा ही नहीं, पावर के फॉर्मेट में। उस तरह 4 भी जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, 10 भी जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, यानी कि n की वैल्यू 8 है, इसका मतलब 2 दी पावर n बराबर 248 प्लस कितना हो गया 8, 256 आ गया। 256 आ गया तो n की वैल्यू जैसे 8 मिल ही गया हम लोग को यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, IQ लेवल क्वेश्चन है। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व। अब जो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये जो लिखा हुआ इस तरह से फैक्टोरियल r डिवाइड फैक्टोरियल r n माइनस r, तो इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको डायरेक्ट NCR लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला पूरा बना हुआ है ना। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इस पूरे फॉर्मूले का जो n और n बराबर 5 और r बराबर 2 दिया हुआ, तो पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो 2 तरीके का, या तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, या नहीं तो NCR लिखने के बाद यहाँ पे 5C2 लिख दें है ना। यहाँ 5 है, r की वैल्यू 2, तो इसको डायरेक्ट लिख दें। तो 5C2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 4 कितना, 2 बार तक लिखना है ना। डिवाइड 2 गुना 1 तो डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4 तो कितना है, 5 दूनी 10, डायरेक्ट आंसर आएगा। या नहीं तो फिर इसी को वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल r दिया हुआ डिवाइड फैक्टोरियल 2 और फिर 5 माइनस 2 दिया हुआ, इसको आगे लिखना तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 निकाला 4 निकाला और फैक्टोरियल 3 को अंदर रहने दिए ताकि कैंसिल कर सकें। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, तो ये कैंसिल। और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1 तो 2 ही हुआ, तो 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 आंसर आ गया। अब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो ये दिया हुआ क्या एक्चुअली, NC2 डिवाइड n माइनस 1C2, ये दिया हुआ इस फॉर्मेट में है ना। और 2/1 दिया हुआ तो कह रहा है n का मान क्या होगा। तो n का मान यहाँ पुट कर दें, जिस मान से हम लोगों को 2/1 मिल जाएगा, ठीक है, जिस मान से 2/1 मिल जाएगा वही हो जाएगा। तो n का वैल्यू पहले 2 पुट करके देखते हैं। तो अगर n के वैल्यू यहाँ पे n के वैल्यू अगर हम लोगों ने 2 पुट किया तो 2C2 हो गया, ठीक, यहाँ तक चल गया डिवाइड, और उसके बाद 2 माइनस 1C2 है ना। इसको आगे फर्दर लिखते हैं 2C2 तो क्या हो जाएगा 1C2। हालांकि ये हम लोग स्टार्ट में पकड़ सकते थे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, बताने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वैल्यू तो n होता है। तो जैसे मैंने बताया कि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होनी चाहिए,
तो ऐसा है नहीं, इसका मतलब ए तो कभी भी किसी हाल में होगा ही नहीं। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही देख सकते थे, यहीं पर देख लेते। यहाँ पर तो जो दो बैठाया, 2C2 हो गया। यहाँ पर 2 - 1 करेंगे, 1C2 हो जाएगा, तो ऑप्शन यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 2 आंसर होगा नहीं। अब 2 नहीं होगा तो 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1C2 हो जाएगा, तो 1C2 में भी 2 जो है 1 से बड़ा, यानी कि हो नहीं सकता। n की वैल्यू हमेशा या तो r से बड़ी होगी या बराबर होगी, तो ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं हुआ। अब 3 और 4 बचा, 3 4 बचा, तो 3 4 पे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। इस दोनों में से कोई एक है, तो पहले 4 को देख लेते हैं, है ना। तो 4C2 डिवाइड 4 में से 1 घटा है तो कितना हुआ, 3C2। फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो 4 है ना, 4C2 इसको लिखते हैं ऐसे। 3C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पीछे का प्रॉपर्टी बताया, उसी प्रॉपर्टीज पे, है ना। तो अब इसको फिर आगे 4 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, गुना 1, है ना। ये पूरा 4C2 लिखा। उसके बाद ये 1/3 जो बचा है, तो यहाँ पे 1/3 को बाहर निकाल कर रख लिया। अब ये 3 कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 2। तो 2/1 आ गया, तो कितना हुआ, 2:1, तो आंसर मिल गया हम लोग। इसका मतलब 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा डायरेक्ट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या, एक कार्यक्रम में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत टेक्निक वाला फॉर्मूला है, वही टेक्निक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 क्वेश्चन इस तरह का है जो बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है। एक कार्यक्रम में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए गए, है ना। कह रहा उपहार, यहाँ पर ये वर्ड याद रखना, उपहार बहुत ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और सबने एक दूसरे के कुछ ना कुछ उपहार दिए हैं, टोटल कितने कुल उपहार होंगे, है ना। कुछ नहीं करना है, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, n गुना n-1। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, गिफ्ट के लिए फॉर्मूला है, बस ये याद रखना है। 2 फॉर्मूला होते हैं, एक गिफ्ट के लिए फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा n गुना n-1 डिवाइड बाय 2। ये होगा हैंड शेक का फॉर्मूला, ठीक है, हैंड शेकिंग का फॉर्मूला याद रखना। ये गिफ्ट का, ये हैंड शेकिंग का, है ना। 2 फॉर्मूला याद रखना है। तो अभी जो क्वेश्चन है वो इस पे है, गिफ्ट पे है। तो n की वैल्यू हम लोगों ने कितना ले लिया, 10। तो यहाँ कितना हुआ, 10 गुना 10 - 1, तो कितना हुआ, 10 गुना 9, तो बराबर कितना हो गया, 90। कितने उपहार होंगे, टोटल 90 उपहार होंगे एक कार्यक्रम में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे याद रखना, हाथ मिलाना का, उधर उपहार था, यहाँ पर हाथ मिलाते हैं। तो बताएं कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये याद रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको इस तरह से समझना है। ए एक आदमी है, बी एक आदमी है, ठीक है, सी एक आदमी है ना। उपहार वाला पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ए बी को उपहार देता है, ठीक है, और ए सी को उपहार देता है, ठीक। बी क्या करता है, ए को भी उपहार देता है और बी सी को भी उपहार देता है। सी क्या करता है, बी को भी उपहार देता है और ए को भी उपहार देता है ना। तो एक चीज देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से जुड़ गया, ए भी उपहार, बी भी उपहार, सी भी उपहार। ये ऐसे ऐसे बन रहा है, फिर ये भी ऐसे तो ये भी ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे तो ये भी ऐसे बन रहा है। तो सबका 2-2 उपहार हो रहा है ना। सब मिलके एक दूसरे को 2-2 उपहार दे रहा है, ये अगर 3 आदमी है तो, है ना। लेकिन अगर हैंडशेक की बात आती है, ए और बी अगर हैंडशेक कर रहा है, तो ये एक ही बार एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, तो कितना हो, एक ही हो गया। उपहार होता तो एक के पास भी एक उपहार होता, ये दे भी देता तो फिर भी उसको भी उपहार मिल जाता, तो एक होता। उसी तरह से अगर सी दिया हुआ है, तो ये सी से भी एक ही बार हैंडशेक करेगा, सी भी इसके साथ। उसके बी का भी वही हाल है, यहाँ भी एक बार करेगा। लेकिन उपहार में केस में ऐसा नहीं है। उपहार के केस में क्या है कि अगर सब एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके पास 2 उपहार हो जाएगा, यहाँ भी 2 उपहार आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 उपहार आएगा। टोटल कितना, 2 2 4 6 उपहार हो जाएगा 3 लोगों में। और अगर हैंड शेक करेगा 3 लोगों में, टोटल कितना हो जाएगा, 3 बार हैंड शेक होगा, है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने बताया, हैंड शेक का फॉर्मूला n गुना n-1, ठीक है, डिवाइड 2, ये फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है, 10 दिया हुआ, 10 गुना 10 - 1 का मतलब 9 हो गया, डिवाइड 2, है ना। अब यहाँ 2 पंचे 10 कर दिया, तो 9 पंचे 45, तो आंसर कितना हो गया, कुल 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे एक कार्यक्रम में, एक पार्टी में। तो ये बी आंसर हो गया ना। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे पहला फॉर्मूला हुआ कि n गुना n-1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हो गया n गुना n-1 डिवाइड बाय 2, है ना।
अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला किस में अप्लाई करें, ये भूल जाता है आदमी। ये हमेशा यहाँ पे एक फॉर्मूले में 2 से डिवाइड हो जाता है, एक फॉर्मूला 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर किसी भी चीज को, जैसे मान लो 10 लिखा हुआ, 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 5 आ जाएगा, है ना। घट जाता नहीं, कि कोई भी वैल्यू को अगर डिवाइड किया जाता है किसी वैल्यू से तो वैल्यू कम हो जाता है। तो अगर हम लोग हैंड शेक में देखते हैं, हैंड शेक में क्या होता है कि हाथ कम होता है, गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट बढ़ जाता है। तो गिफ्ट बढ़ेगा और अगर हैंड शेक में घटेगा तो घटेगा, इसका मतलब वो घटा क्यों, क्योंकि उसको डिवाइड किया इसलिए घटा। तो इसलिए जब भी फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे तो हमेशा ये याद रखना है, गिफ्ट ज़्यादा होता है चूंकि एक दूसरे को मिल रहा है, तो इसलिए n गुना n-1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर हैंड शेक का आ जाएगा तो हैंड शेक में क्या होता है, हाथ जब मिलाते हैं तो कम हाथ होता है, एक ही बार में हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। लेकिन गिफ्ट में अगर एक दूसरे को देंगे तो दोनों के पास गिफ्ट चला जाता है। और हाथ मिलाएंगे तो दो आदमी एक दूसरे से हाथ मिला तो कितनी बार हाथ मिलाया, एक ही बार हाथ मिलाया। हाथ मिलाने से वैल्यू घट रहा है, तो घटेगा कब, जब किसी चीज को हम लोग डिवाइड करेंगे तभी तो घटेगा। तो यहीं पर तो कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों फॉर्मूला को याद रखें। तो दोस्तों परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आज यहीं तक था। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है या जितने भी पॉसिबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्योरली मैं बीपीएससी के पैटर्न पे लेकर आया हूँ, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ज्यादा नहीं लेकर आया हूँ। तो बीपीएससी एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही ईजी टॉपिक लगा होगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।